हेलो स्टूडेंट, तो आज होने वाला है भूगोल का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सभी चैप्टर से रहेंगे और ये सभी चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ये ऑब्जेक्टिव अगर आप ये 50 ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो पहले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है तो पुनः पूर्ति योग्य है। पुनः पूर्ति योग्य क्या मतलब होता है कि इसे हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। और दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है, मतलब चिपको आंदोलन के जो चलाने वाले थे उनके नेता थे वो कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, जो ऑप्शन रेड से है और ग्रीन से है वो सभी एग्जैक्ट इसका आंसर है, लेकिन मैं अपने भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि आपको कैसे अपने सेंस से एग्जाम में क्वेश्चन को टिक आउट करना है। तो चलिए तीसरे की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है, तो घर। यहाँ पे मस्जिद है जिसमें सभी लोग जा सकते हैं, मंदिर में सब लोग जा सकते हैं, सार्वजनिक पार्क में सब लोग जा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर हर कोई नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब ही समझ गए आप। चलिए चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है कोयला, क्योंकि कोयला को हम तुरंत बाद निर्माण नहीं कर सकते हैं। करोड़ों लाखों साल पहले जब धरती फटी हुई थी तो उसमें समाहित जितने भी थे वो कोयले बने थे, तो इतना जल्दी उसे बना नहीं सकते, इसलिए अनवीकरणीय, उसे हम बना नहीं सकते, वो प्राकृतिक का देन है। चलिए पाँचवें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है, तब पवन ऊर्जा। हाँ, जो पवन, जहाँ पे समुद्र होता है ना, वहाँ पे आप देखे होंगे कि बहुत हवा चलती रहती है तेज, काहे वहाँ पे एक ठो आप वो भी देखे होंगे जो 3 पहिए वाला है, वो नचते रहता है, उससे आदमी बिजली उत्पन्न होता है, उससे आदमी लोग बिजली लेता है। तो ये अपना लोग उसको बार बार यूज कर सकते हैं, इसलिए वो पवन ऊर्जा है जो आपको नवीकरणीय है। चलिए छठे नंबर की तरफ बढ़ते। छठा नंबर बोल रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के अनियोजित दोहन से। डाकू जो है संसाधन को अनियोजित करते हैं, मतलब कि बेकार तरीका से उपयोग करते हैं डाकू वगैरह सब। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तब पर भी बता दिया मैंने, कहीं आ सकता है बाय चांस। और सातवां नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये तो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि मोर है, इसमें तो हमको कुछ बताना नहीं है। चलिए आठवां नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जी हाँ, होते नहीं बनते हैं किसका है, तो जिम्मरमैन का होगा। ये जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। चलिए 9वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर ऊपर होगा इस साइड। 9वां नंबर बोल रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में आता है या फिर कहलाता है। तो 200 मीटर जो आप समुद्र देखते हैं वहाँ से आप 200 किलोमीटर तक जो है ना वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में आता है। चलिए 10वें नंबर की तरफ बढ़ते। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, यानी जो है वो सीमित है, अगर आप वो उसका उपयोग करते जाएंगे एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो वो है कोयला। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में मिट्टी भी दिया है, हवा भी दिया है और सौर शक्ति भी दिया। तो हवा तो हम कभी जीवन में ख़त्म होगा नहीं, मिट्टी का तो भंडार है पूरा, और सौर शक्ति सूर्य कभी ख़त्म नहीं होगा, और सूर्य ख़त्म होगा तो पृथ्वी भी ख़त्म हो जाएगी। चलिए 11वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 11वां नंबर बोल रहा है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। संसार का जो है सबसे कीमती का संसाधन खनिज है, आपको पता ही होगा, खनिज है सबसे, काहे कि पेट्रोल इतना महंगा है, आप सबको पता ही होगा। इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है, तो निजी संसाधन में शामिल नहीं है तो मंदिर किसी का निजी नहीं होता, वहाँ पे कोई भी आदमी जाके, कोई भी आदमी बैठ के या फिर भगवान को पूजा करके आ सकते हैं, वहाँ पे कोई अपना हक नहीं जता सकता है, कोई वहाँ पे अपना मनमर्जी नहीं चला सकता है। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे बोला जा रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी कौन से फसल के लिए उपयुक्त है,
तो ये कपास है। इसका मैं ट्रिक दे रहा हूँ आप लोग को। क से काली होता है और क से कपास होता है। तो काली देखना तो आप लोग कपास पे क्लिक कर देना, काहे कि क से दोनों ही स्टार्ट होता है। ये एक छोटा सा ट्रिक है जो आप एग्जाम में से याद रख सकते हैं। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये तो पता होगा आप लोगों को, मानसिन राम में होती है, मानसिन राम। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। जी हाँ, ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक थे। चलिए नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो नगर जो है, नगर कोई भी प्राकृतिक बना के नहीं देता है, बल्कि नदियाँ खुद से बनते हैं। खनिज तो हमें मिलता ही है, और वन तो पता ही है कि वो प्राकृतिक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लौह अयस्क किस संसाधन का वर्ग में शामिल है? तो लौह अयस्क है जो अनवीकरणीय है। लोहा को एक दिन ज़मीन से निकालते जाएंगे, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो ख़त्म होने वाला चीज़ है उसी को हम अनवीकरणीय कहते हैं, और जो नहीं ख़त्म होता है उसे हम नवीकरणीय कहते हैं। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ज्वारीय, जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, वो ज्वारीय किस प्रकार की ऊर्जा है? तो नवीकरणीय है। उस ज्वार भाटा से हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं, और ज्वार भाटा एक दिन का नहीं है, वो हर समय आते रहता है, और उससे हम लोग बिजली प्राप्त करते हैं। न कि उसमें लगा होता है टरबाइन करके, वो नचता है तो हमें बिजली की प्राप्ति होती है। 19वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो खनिज तेल, जानबे करते हैं पेट्रोल डीजल, ये सब का भंडार सीमित है। इसके एक दिन निकालते जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? तो दूषित जल। अब ये तो अब बच्चा वाला क्वेश्चन है कि मछलियों को कौन मार सकता है? जब दूषित जल में होंगी मछली तभी तो मरेंगे, साफ जल में थोड़ी ना मछली मरते हैं। चलिए 21वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? तो पेड़ पौधे आदमी नहीं बना सकते हैं, वो एक प्राकृतिक के दिया हुआ है। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है, आपको पता है। देखिए सबसे अधिक, सर्वाधिक या सर्वाधिक का मतलब होता है ज़्यादा, तो ज से ज़्यादा और ज से जलोढ़, इसलिए जब भारत में पूछे तो जलोढ़ मिट्टी होगा। ये छोटा मोटा ट्रिक है जो मैं आपको देते रहता हूँ। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 23वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ये आपको याद करनी होगी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा, काली रेगुर मृदा, आपको ये याद करना है। चलिए 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाली रसायन कौन सी है? तो एंड्रीन है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर ऊपर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? तो हरी मिट्टी का एक वर्ग नहीं है। हरी मिट्टी कहीं पे सुने आप? पीली मिट्टी सुने, लाल मिट्टी सुने होंगे, भूरी मिट्टी सुने होंगे, लेकिन हरी मिट्टी नहीं सुने होंगे आप। चलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो 8 वर्गों में बांटा है। चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां नंबर बोल रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के उत्पाद के लिए उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए है। आपको मैंने बताया क से काली और क से कपास। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रायद्वीप भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो आपको भारत के ये नदियाँ है उसके साइड आपको जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा मिलेगी, इसलिए जलोढ़ मिट्टी होगा। 30वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में जो है सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, सीढ़ी के आकार बना के, या फिर पानी वहाँ अटके नहीं और जिससे पौधे खराब नहीं हो, पानी सभी को जाए, सीढ़ी नुमा बना करके वहाँ पे खेती की जाती है। भूमि का मूल्यांक उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो उत्पादकता से, कौन मिट्टी कितना अच्छा है कितना खराब है, ये
उत्पादकता है उसमें कितना उपजा, इसके कारण उसका मिट्टी का वो पता चलता है, मतलब वो कितना कीमती है और कितना अच्छा है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में है। डिगबोई कहाँ है? असम में है। और 33वां नंबर बोल रहा है कि इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी है, बहुत ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर बोल रहा है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। 35 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर बोल रहा है कि नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? तो हैदराबाद में है। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए छतकुल जल की मात्रा यानी प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कितना प्रतिशत जल का मात्रा जो है जो महासागरों में निहित है? तो 96.6% वो जो है अभी महासागर में जल है। और प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो आपको पता होगा कि प्राणियों के शरीर में 65% जल होते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश के बांधों को मंदिर कहा था। ये आपको उनका लाइन याद करके रखना है और एग्जाम में बहुत आपको काम देगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं तो नीला ग्रह। ये आप मैप में भी देखे होंगे कि इंडिया ऊपर से देखने के पर ये पृथ्वी जो है ऊपर से देखने पर ये नीला कलर का दिखता है, इसलिए हमें बेहद यहाँ पे जल की मात्रा है, इसीलिए नीला ग्रह कहते हैं इसे। चलिए 40 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। ये आर्सेनिक का है, वो एक तत्व है, उसका बहुत संकेंद्रण बढ़ा है बिहार में। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? जो राजस्थान में चलाई गई परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर। वहाँ पे इंदिरा गांधी बहुत बड़ा नहर है जिसे बनाया गया है और यहीं से सारे जगह पानियों का वो श्रवण होता है। चलिए कितना नंबर 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा? तो कोसी नदी है जो बाढ़ नियंत्रण के लिए कहा गया। चलिए तो 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाया किस राज्य में अनिवार्य है? तो तमिलनाडु में जो वर्षा जल को एक संग्रहण करने का ढांचा है वो हर घर के को नियमित बोल दिया है वहाँ का सरकार कि आप बनाइए और वर्षा का बहुत पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग कीजिए। वो एक बना लेते हैं कुछ ऐसे करके जो जिससे वर्षा का जल यहाँ पे आता रहता है और यहाँ पे एक संग्रहित होता है और इससे फिर अपना वो नल का किचन का लगा लेते हैं सिस्टम और यहाँ से आप वहाँ पे पानी आता है। यहाँ पे एक फ़िल्टर टाइप का लगा लेते हैं कि यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से फ़िल्टर होगा और फिर यहाँ से पूरा घर में सप्लाई होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद कितने राज्यों में मध्य है? तो 2 राज्यों में मध्य है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया? तो 1986 में आरंभ किया गया था ये। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है? तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर कोसी नदी में बाढ़ आ जाते तो उसी के कारण पूरा बिहार में बाढ़ आ जाता है और यहाँ का बहुत सारे घर जैसे बगल अगल में जितने भी गांव होते हैं सारे डूब जाते हैं और वहाँ से उसको खाली करवाना पड़ता है और चले जाते हैं। इससे बहुत हानि होता है, लेकिन पानी का भी आना बहुत ज़रूरी है। चलिए 48 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध बनी है। 49 नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? तो महानदी पे दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया गया है। और लास्ट और 50वें नंबर की क्वेश्चन बढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। तो आज बस 50 रहने देते हैं, फिर 51 से हम
50 में के बाद 51 से फिर हम 100 तक लाएंगे दूसरे क्लास में। तो ये पार्ट 1 होगा भूगोल का, पार्ट 2 में फिर लाऊंगा आज या कल में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ये 300 ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ है, आप लोग 300 ऑब्जेक्टिव यहाँ इससे मैं दूंगा 50-50 करके मैं ये दूंगा, आराम से आप लोग देख लेना। और इससे आपको कहीं भी कोई भी भूगोल में दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपका 50 में से कितना सही हुआ क्या, ठीक है। तो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।